हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे हिंट्स फॉर जर्नलाइजिंग पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगी कि हम बैड डेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बैड डेट का मतलब होता है कि जब हम किसी को सेल करते हैं या किस कस्टमर ने हमारे पैसे देने होते हैं उसका दिवालिया निकल जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इस पोजीशन में नहीं होता कि हमारे पैसे चुका पाए, तो उसको हम बैड डेट कहते हैं। बैड डेट का मतलब होता है कि हमारे वो पैसे नहीं आएंगे तो वो हमारे लिए लॉस होता है। बैड डेट जो है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे यहाँ पे है विशाल हु ओड ₹10,000 इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। विशाल ने हमारे 10,000 देने थे, उसका दिवालिया निकल जाता है, अब उससे हमें कुछ पैसा नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे हम बैड डेट को डेबिट कर देंगे 10,000 के साथ। बैड डेट जो है नॉमिनल अकाउंट है इसलिए लॉस है, और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। और पार्टी को हम इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब हमने सेल किया होएगा तो तब हमने उसको डेबिट किया होगा, अब हमने उसके अकाउंट को राइट ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू विशाल अकाउंट। विशाल जो है पर्सनल अकाउंट है, और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग डेट रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। और अगर क्या होता है कि किसी से पैसे हमने लेने हैं, उसका दिवालिया निकल जाता है लेकिन कुछ पैसा हमें रिकवर हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम कैश को डेबिट करते हैं क्योंकि कैश हमारे पास आता है। बैड डेट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारा लॉस होता है, और पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम कंबाइंड एंट्री करते हैं। कंबाइंड एंट्री वहाँ पे होती है या तो डेबिट कॉमन होता है या क्रेडिट कॉमन होता है। यहाँ पे पार्टी कॉमन होती है इसलिए हम पार्टी को क्रेडिट करते हैं। नंदू हु ओड ₹40,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसा इन ए रुपीज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इसका मतलब है उसने 40,000 देना था, सिर्फ 40% का, 40 पैसा का मतलब है 40% ही रिकवर हुआ है। 40% हो गया 16,000, 40,000 में से 16,000 माइनस हो गया, वो 24,000 हो गया, वो हमारा बैड डेट है। यहाँ पे नंदू अकाउंट जैसे कैश अकाउंट टू नंदू, बैड डेट अकाउंट टू नंदू, तो यहाँ पे नंदू कॉमन है तो हम इसको एक ही एंट्री में डाल देंगे। कैश हमारे पास आता है, रियल अकाउंट है 16,000 है, बैड डेट जो है नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है 24,000 है, और नंदू जो है टोटल 40,000 है। और हम यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग 40 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। उसी तरह क्या होता है कि जब हमने किसी डेट को बैड डेट ट्रीट कर लिया होता है लेकिन बाद में हमें वो रिकवर हो जाता है, तो वहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमारी दो एस्पेक्ट होंगे, कैश और बैड डेट रिकवर्ड। कैश क्योंकि नेचुरली हमने बैड डेट के रूप में हमें वो वापस पैसे आते हैं, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम होती है। यहाँ पे हम कैश को करेंगे, जैसे रिकवर्ड ₹23,400 फ्रॉम मदान हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आता है, कैश रियल अकाउंट है इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, और बैड डेट रिकवर्ड को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमारी इनकम है, गेन है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जब हम बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कैश में ट्रांजैक्शंस करें, उसमें हम चेक और ड्राफ्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने बैंक को डेबिट और क्रेडिट करना होता है। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है, हमने उसको डेबिट कर देना है। कैश जो है डैट इज़ रियल अकाउंट है, डैट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। और नरेशन में हमने लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी तरह ही अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि जब हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं क्या हम ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए। अगर हम ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं तो वहाँ पे कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट कर देना है। बैंक जो है गिवर है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है, और वहाँ पे हमने नरेशन में लिखना है बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पज़। उसी तरह क्या होता है कि हम पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसे विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे ड्राइंग होती है। हम बैंक का जो बिज़नेस का बैंक के अंदर खाता है वहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग होती है। ड्राइंग भी पर्सनल है, बैंक भी पर्सनल है। बैंक गिवर होता है, ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन में हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। उसी तरह हम किसी पार्टी से चेक मिलता है, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक भी पर्सनल है, अमन भी पर्सनल है। यहाँ पे हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक रिसीवर है, अमन गिवर है, तो अमन को हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारा चेक जो है डिसऑनर हो जाता है तो यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री कर लेते हैं। डिसऑनर का मतलब होता है कि
जो अमन का बैंक है उसने हमारे बैंक को पेमेंट नहीं की, बैंक के अंदर पैसा नहीं आया, तो वो चेक हमें वापस कर देते हैं। तो हम अमन को डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह अगर हम चेक के द्वारा किसी पेमेंट करते हैं, जैसे चेक इज़ पेड टू सोहन, तो सोहन को हम डेबिट करेंगे क्योंकि सोहन रिसीव कर रहा है, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमारी चेक डिसऑनर हो जाता है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। डिसऑनर की सिचुएशन के अंदर हमेशा जो है रिवर्स एंट्री होती है। उसके अंदर क्या होता है कि हम पार्टी को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं अगर हमने चेक रिसीव किया है, और अगर हमने चेक दिया है तो वहाँ पे बैंक डेबिट हो जाता है और पार्टी क्रेडिट हो जाती है। उसी तरह क्या होता है कि जैसे एक्सपेंसेस है, अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, अगर हम एक्चुअल में पे करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। बट अगर हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वहाँ पे हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये पर्सनल अकाउंट होता है, लाइबिलिटी है। जैसे यहाँ पे सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ₹13,000, तो सैलरी को हमने डेबिट कर दिया और सैलरी आउटस्टैंडिंग को हमने क्रेडिट कर दिया, और नरेशन में लिखते हैं बीइंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग। उसी तरह ही अगर हम प्रीवियस ईयर की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी उसको पे करते हैं तो वहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह ही अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस में पे करते हैं तो वहाँ पे सैलरी पेड इन एडवांस डेबिट हो जाएगी। ये हमारा एसेट अकाउंट होता है क्योंकि हमने सैलरी एडवांस में पे की है, और कैश को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि कैश जो है बाहर जा रहा है। और अगर हम सैलरी चेक के द्वारा पे करते हैं तो सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। उसी तरह ही क्या होता है कि जैसे हम इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, तो अगर वो कैश के द्वारा पेमेंट आती है तो कैश को डेबिट करते हैं, उस पर्टिकुलर इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हम रेंट रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और अगर हमने चेक के द्वारा रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बट अगर इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की तो उस सिचुएशन के अंदर एक्रूड इनकम टू पर्टिकुलर इनकम, जैसे यहाँ पे हमारे पास रेंट ड्यू है बट हमने रिसीव नहीं किया तो एक्रूड रेंट जो है डेबिट हो जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये हमारे लिए एसेट है, हमने पैसे लेने हैं और टू रेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह ही अगर हमने रेंट पिछले साल का प्राप्त किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट, और अगर हमने एडवांस में रिसीव किया है तो कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है।